नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंचन पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है, जहाँ उसकी माँ सुनीता उसके लिए शरबत बनाती है। तो वहीं पिता नरेश अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कंचन घर के दरवाजे पर आती है तो उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी बच्ची। हाय कितनी पतली हो गई है, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता क्या? माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। अरे आजकल की लड़कियों को पतला ही रहना चाहिए। अरे क्या अब उसको दरवाजे पे खड़े खड़े सुखा रही हो? अंदर भी आने दो, बेचारी को थक गई होगी वो। जिसके बाद कंचन अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और सुनीता उसे शरबत लाकर देती है। और शरबत पीकर कंचन बोलती है, वाह माँ, इतने दिनों बाद आपके हाथ का शरबत पीकर मजा ही आ गया। और हम तो यही शरबत पीकर जी रहे हैं बेटा। क्या करें, जब से तू गई है तब से तेरे हाथ से बना 56 भोग जैसा खाना खाने को नहीं मिलता। हाँ, मैं तो जैसे आपको भूखा ही रखती हूँ। बेटी आई नहीं कि अपनी फरमाइशें चालू हो गई बस। माँ पापा, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। पता नहीं आपकी ये शिकायत करने की आदत कब जाएगी। ये सब तो चलता रहता है बेटा। तू आज एक काम कर, अपने हाथ से बना कुछ बढ़िया सा खिला दे। कुछ क्यों पापा, मैं आपको 56 भोग बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर कंचन जल्दी से हाथ मुंह धोती है और फिर किचन में 56 भोग बनाने चली जाती है और कुछ ही देर में खाना तैयार करके टेबल पर लगा देती है। खाने को देखकर उसके माता पिता बोलते हैं, हाय कितनी गुनी है मेरी बेटी। ऐसा 56 भोग तो कोई भी नहीं बना पाएगा, वो भी अकेले। अरे मैं तो कहती हूँ जिसके भी घर जाएगी उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। 16 आने सच कह रही हो भगवान। जिसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कंचन जब भी खाना बनाती तो 56 भोग ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन कंचन के लिए रिश्ता आता है और उस दिन भी कंचन 56 भोग ही बनाकर मेहमानों के सामने रखती है। दोनों माँ बेटी कंचन का बनाया हुआ 56 भोग खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, अरे वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। कंचन जी, आपके हाथों में तो जादू है। आप शादी के बाद भी ऐसा ही 56 भोग बनाएंगी ना? जी क्यों नहीं, मुझे 56 भोग बनाना बहुत पसंद है। मैं आपके लिए रोज तरह तरह का खाना बनाऊंगी। जिसके बाद एक अच्छा दिन देखकर कंचन और अमन के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। ससुराल में भी अपनी पहली रसोई की रस्म में कंचना 56 भोग ही बनाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कंचन नए नए तरीकों से 56 भोग बनाया करती। कभी उसमें मराठी तो कभी गुजराती या फिर बिहारी खानों का मिश्रण डाला करती, तो कभी चाइनीज खाने का। इसी तरह वो रोज ढेर सारा खाना बनाया करती। ये देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू, ये क्या रोज रोज तू 56 भोग बनाती रहती है? कभी सादा खाना भी बना लिया कर। अरे इसको बनाने में जितनी तेरी मेहनत लगती है ना, अरे उससे कई ज्यादा तो इसे बनाने का खर्चा आता है। लेकिन माँ जी, मैं तो रोज अलग और नई चीजों को मिलाकर बनाती हूँ ना। अरे ओ बैल बुद्धि, 56 भोग को अलग अलग तरीके से बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बनाती तो फिर भी तू ढेर सारा ही है और जो बच जाता है उसे फेंक देती है। अरे मैं पूछती हूँ, इसके लिए पैसे क्या पेड़ से टपकते हैं? माँ जी, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब खाना। अरे क्या मजा आता है रोज रोज सादे से दाल चावल खाने में। अरे आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि नई नवेली बहू घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आती है और एक मेरी बहू है, 56 भोग बना बनाकर घर की सारी लक्ष्मियां लुटा रही है। निर्मला के इतना सब कहने के बाद भी कंचन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोज 56 भोग बनाती। ऐसे ही एक दिन निर्मला कंचन को बोलती है, बहू, आज रात में खिचड़ी बना दियो, मेरे पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और रात को जब अमन ऑफिस से घर आता है तो फ्रेश होकर खाना खाने टेबल पर बैठ जाता है।
तो टेबल पर वही पनीर, छोले, पूड़ी, मिठाई जैसे 56 भोग दिखता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर बोलता है, ये क्या है कंचन, तुमने फिर वही रोज की तरह 56 भोग लाकर परोस दिया, और वो भी इतना सारा। कभी कुछ सिंपल और हल्का भी बना लिया करो यार। वही तो, अरे 3 लोगों के लिए भी ये 56 भोग बना के रख देती है। अरे इतना सारा खाना रोज रोज कौन खाएगा? मुझे तो डर लगता है कहीं एक दिन में ये 56 भोग खाते खाते टपक ना जाऊं। अरे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों को जब बना बनाया अच्छा खाना मिल रहा है तो आप लोगों को खाने में भी दिक्कत है। कंचन की ये बात सुनकर अमन और निर्मला समझ जाते हैं कि उनके कहने से कंचन नहीं समझने वाली। इसीलिए वो दोनों मिलकर कंचन को सही रास्ते पे लाने के लिए प्लान बनाते हैं। और एक दिन अमन जब ऑफिस से घर आता है तो वो बोलता है, माँ, कंचन, ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और आप दोनों को तो पता है कि ये घर हमें ऑफिस की तरफ से ही मिला था, तो अब हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्या अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? अमन जी, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपनी सेविंग से एक छोटा सा घर किराए पर लिया है, अब हमें वहीं रहना होगा जब तक कि मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। ये सब सुनने के बाद तो जैसे कंचन के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो तीनों अपना जरूरी सामान लेकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आइए ना, घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। अरे तुझे तो पता है कि सब्जियां फ्री में नहीं मिलती, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज कुछ अलग अलग खरीदूं, तो जो कुछ भी घर में है वही बना दे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि महारानी को 56 भोग बनाने की आदत है, इनसे तो कुछ और बनेगा ही नहीं। इतना कहकर निर्मला खुद ही खाना बनाने लगती है और रात को तीनों मिलकर चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। तो कंचन अपने सामने थाली में नमक और रोटी देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या है? नमक और रोटी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। छी, ये कितना बेस्वाद है, इसमें कोई मजा नहीं है। हाँ, तो अब तेरे लिए 56 भोग परोसूं क्या? देख बहू, दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते, जो रखा है सामने वो खा ले, और अगर नहीं खाना तो भूखी मर। इतना बोलकर वो खाना खाने लगती है और कंचन को एहसास होता है कि सच में उसने कितना खाना वेस्ट किया है और अब वही खाना उसके नसीब में नहीं है। फिर वो दुखी होकर बोलती है, माँ जी, अमन जी, मुझे समझ आ गया है कि खाने की क्या अहमियत होती है। आप लोग जो भी कहते थे वो बिल्कुल ठीक था, खाना हमेशा हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो अब तुम्हें खाने की अहमियत पता चल ही गई। तुम जानती हो, जितना खाना बचा तुम फेंक देती थी उतना तो किसी को नसीब भी नहीं होता। हाँ बहू, और 56 भोग कभी कभी ही अच्छा लगता है, हमेशा नहीं। और तुझे इस बात का एहसास हो, इसीलिए हम सब ने ये नाटक किया। नाटक मतलब? मतलब ये कि मेरी कोई नौकरी नहीं गई और ना ही हमारा घर हमसे लिया गया है। वो तो तुम्हारे हाथ का बना 56 भोग बार बार ना खाना पड़े और बाकी खाना ऐसे बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने ये सब किया। ऐसे ही अगले दिन वो लोग अपने पहले वाले घर में आते हैं और अब कंचन अपनी सास से सिंपल सादा खाना बनाना सीख लेती है। ऐसे ही कंचन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। खुशी एक चुलबुली सी और रंग रूप में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसे बचपन से ही ढेर सारे सवाल करने की आदत थी, क्योंकि चीजों के बारे में जानकारी लेना उसे एक्साइटमेंट दिया करता था। लेकिन उसके सवाल कई बार इतने ज्यादा बेवजह होते थे कि लोग उससे परेशान हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट में सब्जी लेने जाती है, जहाँ वो सब्जी वाले के पास जाकर उससे बोलती है, भैया, टमाटर कितने के दिए? मैडम, 50 के आधा किलो। अच्छा भैया, जरा एक बात बताइए, ये टमाटर हमेशा लाल ही क्यों होता है? हरा, नीला, गुलाबी, काला, पीला क्यों नहीं होता? अरे मैडम, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो पता होगा ना कि टमाटर हमेशा गोल ही क्यों होता है? सब्जी वाला खुशी के सवालों से तंग आकर अपनी सब्जी की रेहड़ी वहाँ से आगे ले जाता है। खुशी भी उसके बाद बिना सब्जी लिए घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ विमला कहती है, अरे तुम खाली हाथ आ गई,
सब्जी कहाँ है खुशी? तो क्या करती माँ, कोई सब्जी वाला सब्जी दे ही नहीं रहा था। बस कर, समझ गई मैं। तेरे सवालों की दुकान ने उनका भी दिमाग गर्म कर दिया होगा। एक सवाल ही तो पूछा था मैंने, चलो आप ही बता दो कि। रहने दे, चुप रह, मुझे नहीं पड़ना तेरे सवालों के जाल में। उतना कहकर विमला वहाँ से अपने काम करने चली जाती है और खुशी भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। खुशी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, एक रोहित नाम के लड़के का। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और खुशी को देखकर रचना उससे पूछती है, बिटिया तुमको खाना वाना बनाना आता है? जी हाँ आता है ना, बस आप बताइए क्या बनाना है। रोटी सब्जी बनानी है ना, चलिए बताइए सब्जी कैसी बनानी है, तरी वाली बनानी है या फिर सूखी बनानी है, और रोटी कैसी बनानी है, पानी लगाकर बनाऊं, तंदूर वाली बनाऊं या फिर घी वाली बनाऊं, सब कुछ आता है मुझे। अरे अरे बस कर बेटी। खुशी के इस वाक्य को सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं। रोहित को भी खुशी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही दिनों के बाद खुशी और रोहित की शादी करवा दी जाती है। खुशी की सवाल पूछने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहित प्यार भरे अंदाज में खुशी से कहता है, अरे खुशी डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ और मौसम भी बड़ा अच्छा है। क्यों ना हम दोनों बाहर जाके डिनर करें आज? रोहित जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं इसलिए बाहर जाना है या फिर मौसम अच्छा है इसलिए बाहर जाना है? अरे दोनों वजह से। अगर दोनों वजह है तो फिर जिस दिन मौसम अच्छा होगा तब भी हम बाहर जाएंगे, और जिस दिन आप खुश होंगे तब भी हम बाहर जाएंगे। अरे बाबा ठीक है, जब भी ऐसा होगा हम लोग बाहर चलेंगे। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते हम काफी दिन बाहर जा सकते हैं, है ना रोहित जी? चलिए आप जल्दी से बताइए कि हम किस किस दिन बाहर जाएंगे। खुशी के इतने सवालों को सुनकर रोहित बहुत चिढ़ जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, ओ सवालों की दुकान, रहने दो, कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं रहो घर में। दिमाग और मूड की बैंड बजा के रख दी। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और खुशी के इन सवालों से बहुत परेशान हो जाता है। खुशी किसी भी काम को करने से पहले ही सवालों की दुकान खोल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रचना खुशी से कहती है, बहू जरा सुन, उस सामने वाली जो पड़ोसन है ना, उनके यहाँ कीर्तन है, तो मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अच्छा माँ जी, कीर्तन किस चीज के लिए है? हे भगवान, फिर से शुरू हो गई। अरे मुझे नहीं पता, जाने दे अब मुझे। पर माँ जी, बिना वजह भगवान को दुखी करने का क्या मतलब है? अरे क्यों पागल कर रही है मुझे? कहीं जाने से पहले तेरे सवालों का जवाब देना मुझसे नहीं होगा, समझी? बेवकूफ कहीं की। रचना इतना कहकर घर से निकल जाती है और खुशी भी घर के कामों में लगती है। दिन गुजरते जाते हैं और खुशी की आदत में बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन रोहित का दोस्त अमित उनके घर आता है और बोलता है, अरे रोहित भाई, तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गए यार। ना पार्टी वार्टी में आते हो और ना ही तुमने भाभी से मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाऊं। अरे कोई नहीं भाई, अच्छा किया तू आ गया। बस खुशी अपने सवालों की दुकान न खोले तो अच्छा है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी खुशी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ आती है। खुशी को देखकर अमित कहता है, अरे अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, अब आप ही बताओ, बिना खाए भी कोई जिंदा रह सकता है क्या? बताओ बताओ। अरे अरे हाँ, नहीं रह सकते, अब रख दो यहाँ ये। खुशी नाश्ता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अमित भी कुछ देर रोहित से बात करके चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित की माँ बाथरूम में गिर जाती है और गिरने से जोर जोर से वो आवाज लगाकर खुशी से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई नाच पीटी? अरे आजा जल्दी, अब क्या मेरे मरने के बाद ही आएगी यहाँ? रचना की आवाज सुनकर खुशी भागकर बाथरूम में जाती है और अपनी सास को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप इसे जमीन पर क्यों लेटी है? अरे आपकी कमर अकड़ जाएगी, चलिए कमरे में बेड पर लेट जाइए। अरे बेशरम नाच पीटी, मैं क्या तुझे यहाँ लेटी हुई दिख रही हूँ? अरे नाच पीटी, गिर चुकी हूँ मैं, उठा मुझे। क्या माँ जी, पर आप गिरी कैसे? किसी ने गिराया आपको?
क्या आपका पैर फिसल गया था? आपके पैर के नीचे साबुन आ गया था? कहीं आपकी चप्पल तो नहीं टूट गई? हे भगवान, अरे उठा ले मुझे, वरना मैं यहाँ पड़े पड़े ही मर जाऊंगी। अरे इस करम जली को अपने सवालों के आगे मेरा दर्द भी नहीं दिख रहा। बेशरम कहीं की, खड़े खड़े सवाल पे सवाल करी जा रही है। हाय हाय माँ जी, मरे आपके दुश्मन। आप जल्दी से चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। शुक्र है। खुशी अपनी सास को कमरे में लेटा देती है। शाम होने पर रोहित घर वापस आता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर वो रचना को देखता है, जहाँ रचना उसे अपने गिरने की सारी खबर देती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में खुशी को आवाज लगाता है और बोलता है, माँ आज बाथरूम में गिर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। क्या रोहित जी, आपको आने की क्या ही जरूरत थी? मैंने संभाल तो लिया था माँ जी को, डोंट वरी। हाँ पता है मुझे कैसे संभाला था तुमने। तुमको थोड़ा भी फील नहीं होता क्या कुछ? पर रोहित जी, फील क्या करना था वो तो बताओ। अरे माँ का दर्द, तुम उनके पास ही खड़ी थी ना। अब माँ जी का दर्द भला मुझे कैसे फील होगा? गिरी तो माँ जी है, चोट तो माँ जी को लगी है। अब क्या उनका दर्द फील करने के लिए मैं भी गिर जाऊँ? रोहित जी भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। चुप हो जाओ खुशी, हद होती है किसी चीज की। पर हुआ क्या है और किस हद की बात कर रहे हैं आप? अरे मैंने किया क्या है? फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे तुम थकती नहीं हो क्या सवाल कर करके? और सवाल भी बेतुके से। कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा दूसरों को जो तुम्हारे सवालों के जवाब ही नहीं होते? पर रोहित जी, मैंने खुशी, सवाल पूछने का शौक है ना तुमको, या आदत है तुम्हारी? तो कभी ये क्यों नहीं पूछा कि रोहित जी दिन कैसा गया आपका? रोहित जी आप ठीक तो हो ना? रोहित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? या फिर माँ से कभी पूछा कि माँ जी आपके पैर दबा दूं या आपको दर्द है तो बाम लगा दूं? नहीं ना, क्योंकि अपने बेतुके सवालों की दुनिया में किसी की फिक्र वाले सवाल तो तुमने ऐड ही नहीं किए, है ना? रोहित ने इतना गुस्सा आज पहली बार किया था, क्योंकि वो हर बार खुशी के सवालों को मजाक में ही टाल दिया करता था, मगर इस बार तो हद हो चुकी थी। माँ के गिरने पर भी खुशी ने उनकी मदद करने से पहले उनसे ढेर सारे बेतुके सवाल पूछे, जिससे रोहित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन रोहित की बातें खुशी के दिल पर लग गई थी और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो गया था, और वो रोते हुए रोहित से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मैं अपने सवालों की दुनिया में इतना खोई थी कि मैं माँ जी का दर्द देख ही नहीं पाई। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो जाके। माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और रोहित जी आप भी। मैं आपसे वादे करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू सवाल कभी नहीं करूँगी। रोहित और उसकी माँ दोनों ही खुशी को माफ कर देते हैं, और इसके बाद खुशी भी अपनी गलती को सुधारते हुए अपने बेतुके सवालों का पिटारा बंद कर चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों एक बार फिर से अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे थे। शोभा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसे फर्श पर एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वो एक प्लेट उठाती है और कहती है, आज तो तू मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा, आज तो तेरी मौत तय है मेरे हाथों से। इतना बोलकर शोभा हाथ में ली हुई प्लेट को जोर से कॉकरोच के ऊपर फेंकती है। प्लेट कॉकरोच को लग जाती है और कॉकरोच के मरने के साथ साथ प्लेट भी टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर शोभा की सास सुमन रसोई में आती है और प्लेट को टूटा देखकर बोलती है, हे भगवान, अरे आफत की दुकान, फिर से कुछ तोड़ दिया। अरे सत्यानाशी, अरे चीजें तोड़ने का ठेका तू नहीं ले रखा है क्या? आए दिन कुछ न कुछ तोड़फोड़ करती रहती है। अरे माँ जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ी है, वो तो कॉकरोच मेरी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने प्लेट उठाई और उसके ऊपर मार दी और वो मर गया। अरे हत्यारन, खूनी कहीं की, आए दिन किसी न किसी को मारती ही रहती है। मुझे तो डर है कि किसी दिन तू मुझे ही ना मार दे। क्या माँ जी, ऐसे मत कहिए। अरे मरे आपके दुश्मन, पता नहीं, मैं जब भी इन सब चीजों को अपने आँख के सामने देखती हूँ ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। मेरा मन करता है बस इन्हें मार डालूं। अरे तुझे तो यमराज भी माफ नहीं करेगा। पता नहीं कैसी खूनी बहू ले आई मैं। टेक अ चिल पिल माँ जी, कोई इंसान थोड़ी न मारा है जो मुझे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तभी तो अभी तक हम सब सही सलामत है, वरना हमारी फोटो पे हार चढ़ा देती तू। ऐसे ही आए दिन शोभा कभी मच्छर तो कभी कीड़े तो कभी कॉकरोच को मारने के चक्कर में कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती।
ऐसे ही शोभा का पति सागर उससे एक दिन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, अरे मेरी जान, आज तो बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, क्या बात है? जी मैं तो रोज ही अच्छी दिखती हूँ, आपने कभी गौर नहीं फरमाया। अरे बेबी, अब कर रहा हूँ ना, अब थोड़ा प्यार भी दिखा दो। सागर शोभा की तरफ प्यार से बढ़ ही रहा होता है कि तभी शोभा की नजर सागर के गाल पर बैठे हुए मच्छर पर जाती है और वो जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ देती है। तमाचा खाते ही सागर गुस्से में बोलता है, अरे पागल हो क्या तुम? नहीं करना था प्यार तो बोल देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अरे अरे सागर जी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने थप्पड़ आपको नहीं मारा, बल्कि आपके गाल पे जो मच्छर बैठा था ना, उसको मारा था मैंने ये थप्पड़। वो आपका खून पी रहा था, इसलिए लगा दिया मैंने भी ये। अरे पागल वागल हो क्या तुम? मुझे बोल नहीं सकती थी क्या? थप्पड़ मारना जरूरी था क्या? गाल पर खून भी लग गया मच्छर का। अरे ऐसे कैसे छोड़ देती? वो मजे से आपका गटर गटर खून पी रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने लगा दिया फिर। हाँ, मेरा खून पीने का ठेका तो सारा तुमने ही लिया हुआ है ना। एक मच्छर मेरा खून पी रहा था तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना कहकर सागर अपना मुंह धोने चला जाता है और शोभा भी अपने काम काज में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन सुमन शोभा से कहती है, अरे बहू सुन, मैं जरा शर्मा जी के यहाँ जा रही हूँ, तो तू जरा घर का ध्यान रखियो। ठीक है माँ जी। सुमन जैसे ही मुड़ती है, उसकी साड़ी पर एक कीड़ा चढ़ रहा होता है। शोभा की नजर जैसे ही उस कीड़े पर पड़ती है, वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। पास पड़ी झाड़ू को उठाती है और अपनी सास के पैरों पर जोर से मारते हुए कहती है, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी, देख तू। अरे रे सत्यानाशी कलमुही, मार क्यों रही है मुझे? माँ जी मैंने आपको नहीं मारा, आपकी साड़ी के ऊपर एक कीड़ा था, उसे मारा है मैंने। अरे चुप हो जा मुही, टांगे तोड़ दी मेरी। अरे मुंह से बोल देती कि माँ जी मत जाओ, मैं घर पे ही पड़ी रहती, नहीं जाती। हाय दैया, मेरी तो टांग ही तोड़ दी। अरे माँ जी ऐसा नहीं है। अरे जा यहाँ से, शक्ल मत दिखाइयो अपनी, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी, जैसे तू रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों को मारती रहती है। माँ जी मैं सच में कीड़े को ही मार रही थी, लेकिन गलती से आपकी टांगों पर लग गया। आई एम रियली सॉरी। अरे तू जाती है या झाड़ू उठाऊं और तेरी सुताई कर दूं? शोभा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन शोभा घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसको एक चूहा दिखाई देता है। शोभा चूहे को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू लेती है और पूरे घर में इधर उधर उसके पीछे भागती रहती है, जिस वजह से घर का सारा सामान उथल पुथल हो जाता है। लेकिन चूहा उसके हाथों से बच निकलता है। इतने में ही वहाँ सुमन और सागर आ जाते हैं, जो कि घर की इस हालत को देखकर गुस्से में शोभा को घूर रहे होते हैं। और सुमन बोलती है, हे भगवान, अरे बेटा, ये लड़की पूरा घर तोड़ के फोड़ देगी एक दिन। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इसकी हरकतों से। ये क्या है शोभा, घर की ये हालत कैसे हुई? और तुम ये झाड़ू लेकर क्यों भाग रही हो? अरे बेटा, निकली होगी फिर किसी कीड़े मकोड़े का खून करने। नहीं नहीं माँ जी, इस बार कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा चूहा था। मैं उसी को मार रही थी, लेकिन कमबख्त मेरे हाथ से बच के निकल गया। उसी के चक्कर में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर शोभा सारे घर की सफाई कर देती है, पर उसकी ये रोज रोज की हरकतों से सुमन और सागर बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार उन्होंने उसको समझाया, पर शोभा सुधरने का नाम ही नहीं लेती। उसके सर पर तो किसी भी कीड़े मकोड़े को देखकर खून सवार हो जाता था। ऐसे ही आए दिन घर की दीवारों और फर्श पर कीड़े मकोड़ों के मरने से छोटे छोटे खून के दाग धब्बे लग जाते थे। फर्श पर तो शोभा सफाई कर देती थी, लेकिन दीवारों पर निशान वैसे के वैसे ही रह जाते थे, जिसे देखकर सुमन कहती है, हाय राम, ये घर की दीवारों को देखकर तो मुझे डर लगता है अब। अरे बहू ने तो जगह जगह कीड़े मकोड़े मार के उनके छाप बना दिए हैं, कहीं उनकी आत्माएं मुझे परेशान न करने लग जाए। इतने में ही वहाँ शोभा आती है और सास की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, माँ जी आप कितने कमाल की कॉमेडी करते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी सताती
है क्या? अरे ये तो इतने छोटे होते हैं, सोचो इनकी आत्माएं भी छोटी सी होंगी। अरे तू तो चुप ही हो जा, इंसान के रूप में डायन है तू, डायन। क्या माँ जी, जरा जरा से कीड़े मकोड़े की मौत पर आप अपनी बहू पर ताने कस रही हैं। अरे तेरा क्या भरोसा, किसी दिन इंसान भी मार दे तू। ऐसे ही छोटी मोटी नोकझोंक आए दिन सास बहू में होती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं और एक दिन रात के समय शोभा और सागर अपने तो सुमन अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक रात को शोभा पानी पीने के लिए किचन में जाती है। पानी पीते वक्त उसकी नजर दीवार पे चिपकी हुई छिपकली पर पड़ती है और वो फिर से आसपास देखती है और पास रखे हुए एक फूलदान को उठाकर दीवार पर जोर से मारती है, लेकिन वो फूलदान दीवार पर ना लगकर सोफे के पीछे गिरता है और उसके गिरते ही एक जोर से आवाज आती है। अरे राम, मार डाला। आवाज इतनी जोर की थी कि सागर और सुमन की भी आंख खुल गई और वो दोनों भाग कर आए और शोभा के पास आकर बोले, अरे अब क्या किया तुमने? आधी रात को भी चैन नहीं है क्या? अरे बहू, ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? अरे माँ जी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मैंने देखा दीवार पर छिपकली है, मैंने उसको मारने के लिए झटाक से फूलदान उठाया और फटाक से मार दिया और वो सोफे के पीछे जा गिरा और फिर वहीं से आवाज आई। तीनों सोफे की तरफ बढ़ते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि नकाब पहने हुए एक आदमी वहाँ है और फूलदान लगने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि चोर था। उसे देखकर सुमन कहती है, अरे लो, जिसका डर था वही हो गया, आखिर इसने इंसान को मार ही दिया। हाय राम, अब क्या होगा? पुलिस हम सबको ले जाएगी पकड़ के। तभी सागर आगे बढ़कर चेक करता है और उसे पता चलता है कि चोर सिर्फ बेहोश है, जिसको देखकर वो बोलता है, माँ ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है, इसको बांध देते हैं ताकि ये भागे ना। चोर को एक कुर्सी से बांधने के बाद में सागर कहता है, आज शोभा की ये खूनी दिमाग वाली आदत काम आ गई माँ। और देखो, चोर चोरी करने से पहले इसके हत्थे चढ़ गया। अब हम पुलिस को बुलाकर इसको पकड़वा देंगे। हाँ, बात तो सही कही बेटा तूने। आज मेरी बहू किसी काम तो आई, वरना इसकी आदत तो हमेशा सर में दर्द ही कर देती है। सुमन के इतना बोलने पर तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। फिर सागर पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस के द्वारा भी शोभा की बहुत तारीफ होती है। उसके बाद ही सागर शोभा को इंसेक्ट मारने का स्प्रे लाकर देता है, जिससे शोभा अब किसी भी चीज को बिना तोड़े फोड़े कीड़े मकोड़ों को घर से निकाल सकती थी। और इसी के बाद में वो तीनों फिर से एक बार हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।